फ्रेंड्स, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना पर और उसमें दी गई बहुत सारी ऐसी शब्दावली हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको संविधान को जानना है तो आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसे जानना होगा। और प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी शब्दावली दी गई है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना है। अब हम एक एक करके उन्हें देख रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि राज्य की जो स्टेटस है, राष्ट्र का स्टेटस क्या है, यानी कि वो साम्यवादी है, वो समाजवादी है, वो पूंजीवादी है, या वो ऑटोक्रेट है, या फिर वहां डिक्टेटरशिप है, या वहां पर कम्युनिज्म है क्या मतलब, उसके परिप्रेक्ष्य में हम शब्दों को भी देख रहे हैं। भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनको जान रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है, जीवंत लोकतंत्र है। और हम ये जानेंगे आगे, हम देखेंगे जब डेमोक्रेसी वर्ड आएगा उसे। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर शब्द आए थे पूंजीवाद और समाजवाद। वहां पर दो शब्द आए थे, आपने ध्यान दिया हो, पूंजीवाद और समाजवाद। और मैंने वहां पर आपको समाजवाद को भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया था कि भारतीय समाजवाद को हम क्या कहते हैं। ठीक है, भारत का जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव रखता है, मैंने आपको बताया था, या फिर विकासात्मक समाजवाद, या फिर फेबियन सोशलिज्म कहते हैं, या फेबियन समाजवाद भी हम कहते हैं, या लोकतांत्रिक समाजवाद हम कहते हैं। फिर मैंने वहीं आपको साम्यवादी या फिर मार्क्सवादी समाजवाद बताया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो लेनिन एक बाजारवादी समाजवाद है, हमने उसको जाना था। और हमने ये देखा था किस तरीका से चीन के जो राष्ट्रपति थे डेंग जाओपिंग, उन्होंने जो साम्यवादी है यानी कि एक प्योर समाजवाद जो है उसे छोड़ करके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी समाजवाद है उसे छोड़ करके बाजारवादी समाजवाद की ओर अपना रुख कर लिया। आज के समय में अगर आप देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये दावा करे कि हम या तो पूरी तरीका से लोकतंत्र है, या कहें कि हम पूरी तरीका से समाजवाद हैं, या हम पूरी तरीका से साम्यवादी हैं। किसी तरीका से कोई इस बात को, या फिर आपने दूसरा एक और देखा होगा लेफ्ट विंग या राइट विंग, ठीक है, हम हैं कौन, ये दावा कोई कर नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया दिखाई देगा उसके अंदर, चाहे वो राइट विंग है चाहे वो लेफ्ट विंग है। तो आज के समय में कोई पूरी तरीका से एब्सोल्यूट राइट विंग नहीं है, एब्सोल्यूट लेफ्ट विंग नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट सोशलिज्म नहीं है, या एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सच्चे अर्थों में वो हो भी नहीं सकती और है भी नहीं, ठीक है। तो वहीं जब हम देख रहे थे तो हमने समाजवाद को तो जान लिया था कि भाई, लेकिन हमने समाजवाद को देखा था जैसे कि ये बाजारवादी समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, या फेबियन समाजवाद है, या फिर हमने लेनिनवादी या मार्क्सवादी समाजवाद। लेकिन आज हम पहले हम यही तो देखेंगे कि समाजवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। यानी कि अगर हम दो शब्द लेकर के चलते हैं उनमें हम देखते हैं कि है क्या ये। तो एक और आप लिखेंगे समाजवाद, और दूसरा हम देखेंगे पूंजीवाद, ठीक है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये है क्या, ठीक है। तो समाजवाद में आप ये देखेंगे कि यहां समानता पर, यह समानता पर टिका हुआ दर्शन है, यहां पर आप डाल देंगे यह है समानता पर टिका हुआ दर्शन है। और यहां पर आप लिखेंगे यह स्वतंत्रता पर टिका हुआ दर्शन है, पॉइंट 1 ही लिखेंगे, यह स्वतंत्रता पर समझ गया आप इस पॉइंट को। यानी कि जो स्वतंत्रता है उस पर टिका हुआ है पूंजीवाद, और समानता पर टिका हुआ है क्या, समाजवाद। अब बात यहां पे आती है कि समानता कैसी, क्योंकि असमानता दो प्रकार की है। असमानता दो तरीका की होती है, एक होती है जो समाज ने क्रिएट की है, और एक होती है जो प्रकृतिक प्रदत्त होती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको, प्रकृति प्रदत्त क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, ये प्रकृति है, यानी कि जो सक्षम है उसकी उत्तरजीविता, यानी कि जीवित वह रहेगा जो सक्षम है। दूसरा क्या है, आप इसे भी कह सकते हैं कि शेर को तो क्या दिए हैं, बहुत पंजे दिए हैं, वो किसी जानवर को मार सकता है, ये प्रकृति ने दिया। लेकिन उसी जंगल के अंदर एक हिरन भी बनाया है जो शेर को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यहां पर भी क्या है, एक प्रकृति प्रदत्त क्या है, असमानता दिखेगी आपको। लेकिन एक असमानता होती है जो समाज के द्वारा दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अमीरी और गरीबी, इसका कहीं ना कहीं एक परिप्रेक्ष्य अगर आज आप देखते हैं तो वो आपको ये जो है समाज के द्वारा दी गई है। उसी तरीका से आप देखते होंगे सेक्स और जेंडर, ये आप देखते हैं ना, तो जो जेंडर है वो तो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन जो सेक्स है यानी कि जो लिंग है वो क्या है, समाज का, यानी कि समाज के द्वारा दिया गया है। तो आप देखते होंगे, आप ये जो है कि जो प्रकृति है उसका जो उसका एक तरीका से आपको विभेद दिखेगा, वो विभेद को आप समाज के द्वारा दिए गए जो भेद हैं उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनको दोनों को तुलनात्मक रूप से नहीं रख सकते कि नहीं प्रकृति ने ही सबको असमान बनाया है इसीलिए ऐसा है। अब जो समाजवाद है वो क्या कहता है कि हम सभी को समान करेंगे, समझ गए ना आप। समाजवाद कहता है कि हम सभी को समान करेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि समाजवाद कैसे समान करेगा,
एक तरीका है जो कि भारत के अंदर है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि हम किसी को हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा के साथ में हम समानता नहीं लेकर आएंगे। ये नहीं है कि जैसा आपने देखा होगा जो साम्यवादी हैं, जो मार्क्सवादी हैं, वो कहते हैं कि भाई आप मजदूर हो, आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, इसलिए आप एक हो जाओ, और जिनके पास ये संपत्ति है उनको मारो और इस तरीका से हम संपत्ति बांट लेंगे। एक तो ये तरीका है। एक भारत के अंदर जो तरीका है समाजवाद लाने का कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद लेकर के आएंगे, हम जो है जो पीछे हैं टैक्स लगाएंगे, समानुपात में टैक्स लगा करके उन लोगों को आगे लेकर के आएंगे, हम रिजर्वेशन देंगे, या हम क्या करेंगे, जो भूदान आंदोलन है वो चलाएंगे। तो वो भिन्न भिन्न तरीका से करने का एक प्रावधान है। लेकिन पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद कहता है कि ये स्वतंत्रता पर है। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है? पूंजीवाद में क्या है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से सरकार का टैक्स देकर के आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन समाजवाद में क्या है कि आपका जो पैसा है, जो आप कमाते हैं, वो सरकार की ट्रेजरी में जमा हो जाएगा। अब सरकार क्या करेगी कि सरकार उसका वितरण करेगी, यानी कि सभी में समान रूप से वितरण करेगी, और वो समानता की, समता नहीं समानता की बात करती है। याद रखना, दोनों को मैं बताऊंगा आगे आपको, ये समानता की बात करते हैं, समता की बात नहीं करते। अब दूसरा आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो उत्पादन है और विकास प्लस वस्तु मूल्य पर सरकार का नियंत्रण। समझ गए? आप जानते होंगे 1989 से पहले भारत को भी ऐसा ही माना जाता था कि सारा का सारा कंट्रोल सरकार का, उत्पादन के ऊपर सरकार का है, यानी कि रेड टेपिज्म है। अगर किसी को कंपनी खोलना है, किसी को कुछ उत्पादन करना है, तो उसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब वो उत्पादन कर सकता है। इसी तरीके से जो समाजवाद है उसके अंदर उत्पादन, विकास, वस्तु के मूल्य आदि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन इधर जो है, यहां पर अगर आप देखते हैं पूंजीवाद के अंदर, तो सरकार एक तरीका से यहां पर क्या होती है, पुलिस स्टेट होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो बात करते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर सही करके रखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर सही करके रखेंगे, आप हमें उसके एवज में टैक्स देंगे, और इस तरीका से आपका जो उसके बाद बचा हुआ पैसा है आप उसे कैसे भी खर्च करें, सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं उत्पादन, वितरण और वस्तु मूल्य, ठीक है, पर सरकार का नियंत्रण नहीं। ठीक है, तो यहां पर सरकार ना तो कुछ वितरण कर रही है ना उत्पादन। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर ये जो पीडीएस चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सब कुछ समाजवाद जो है, ना तो हम पूंजीवाद है ना हम पूरी तरीके से समाजवादी हैं, बल्कि हम तो एक मिश्रित हैं, जो दोनों के अच्छे अच्छे गुण है वो हमने उठाए और आगे लेकर के हम चल दिए। ठीक है, यहां पर जो है सरकार जो है एक तरीका से पुलिस स्टेट, यानी कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पुलिस स्टेट होती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखती है इस तरीका से। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि अगर आप समाजवाद को देखते हैं, ये वितरण है, यहाँ पे ये वितरण है, वितरण, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, दोनों के बीच विभेद क्या है, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे और आगे हम इसे विस्तार से जानेंगे। लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि वास्तव में है क्या। ठीक है, और यहां पर एक चीज और भी आप देख सकते हैं, मैं आगे और इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। इसको आप कह सकते हैं हस्तक्षेप की नीति यहां अपनाते हैं, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, और यहां पर जो होता है वो हस्तक्षेप की नीति। समझ गए आप? यानी कि यहां स्टेट सर्वे सर्वा है। ठीक है, समाजवाद में स्टेट सर्वे सर्वा है, इसलिए यहां पर इसे लेसेस फेयर भी बोलते हैं, इसे लेसेस फेयर बोलते हैं। ये फ्रेंच में एक वर्ड है, यानी कि यहां पर किसी भी तरीका का कोई प्रतिबंध होता नहीं है। पूंजीवाद के अंदर जो प्राइवेट फर्म होती हैं वो उनको फूलने फलने का और एक व्यक्ति को भी फूलने फलने का पूरा मौका मिलता है। जबकि जो समाजवादी होती हैं, जहां समाजवादी सरकार होती है, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हम इनसे लेंगे और इधर बांट देंगे, नहीं देगा तो इनके साथ में मारपीट करेंगे, हिंसा करेंगे, तब देगा, हंसिया उठा लेंगे और ये दराती उठा लेंगे, इस टाइप से वो कहते हैं, और इसको हम आपस में बांट देंगे। यानी कि ये सीधा सीधा सा है। आप इसे देखेंगे कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक इतना है एक इतना है, तो समाजवाद कहता है कि हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा व्यक्ति है इसको क्या करेंगे, इतना इतना काट देंगे, इतना इतना काट करके इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहां पर अगर आप देखते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यही दो व्यक्ति हैं पूंजीवाद के अंदर, तो पूंजीवाद कहेगा कि मैं क्या करूंगा, इसको बड़ा बनाऊंगा, इसको बड़ा बनाऊंगा, इसको बड़ा बनने के लिए एक सही स्थिति दूंगा, उस तरीका का एक जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो दूंगा, ताकि ये वाला भी इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये है, हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। यहाँ पे समाजवाद में क्या है कि वो कहते हैं भाई हमारे बस की कुछ नहीं, हम धराती उठा लेंगे और सबको बराबर कर देंगे। इसीलिए समाजवाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पूरे वर्ल्ड के अंदर है नहीं। आज भी आप देखते हैं पूंजीवाद का पूरे विश्व के ऊपर कब्जा है, और एक सही में आप मान के चले कि पूंजीवाद एक आप प्रैक्टिकल थ्योरी है,
पूंजीवाद एक प्रैक्टिकल थ्योरी है उसका, ठीक है, अच्छा है बुरा है, उसके क्लाइमेट पर क्या प्रभाव है, उसका जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ये सब कुछ डिबेट हो सकती है। क्या वो आज के जो आधुनिक युग है उसके लिए सही नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बाद में जाकर के समानता चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो पूंजीवाद इस पूरे विश्व के लिए एक प्रैक्टिकल थ्योरी है और आज भी सबसे ज्यादा सफल मॉडल आप पूंजीवाद को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने ये बात देख ली है और अब आगे हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष। तीसरा शायद हमारा ये वर्ड है, देख लेंगे हम। आप लिखेंगे पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर, ठीक है फ्रेंड्स, एक शब्द है हमारा सेक्युलर। ये ऐसा शब्द है, आप YouTube पर आप देखें, आप कोई भी चैनल खोल लें, वहां पर आज के जमाने में, आज का जो टाइम है उसमें ये शब्द बहुत प्रचलित है। और ये शब्द ऐसा नहीं है कि मूल संविधान में था, आप जानते हैं इसे इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये जो शब्द है सेक्युलर, इसे जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था और आप जानते हैं इसके ऊपर डिबेट है, संविधान की डिबेट आप जाकर के सुन भी सकते हैं कि जब सेक्युलर की बात आई थी तो ये हमारे जो संविधान में इसे क्यों नहीं रखा गया था मूल संविधान, और बाद में इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द इसका जो साथ में हम बोलते हैं वो बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। समझ गए, धर्म निरपेक्ष एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्म निरपेक्ष। लेकिन जो सेक्युलर वर्ड है वो पंथ निरपेक्ष के लिए आएगा, धर्म निरपेक्ष के लिए किसी भी तरीका का कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है। इसीलिए आप धर्म निरपेक्ष बोलना गलत भी है एक तरीका से, अगर आप देखते हैं तो धर्म निरपेक्ष कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए पंथ निरपेक्ष। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो ये अम्ब्रेला है, आप ऐसे सोचें, ठीक है, ये क्या है, धर्म, ठीक है। देखो धर्म जो है वो DHARMA, धर्म, हम धर्म ही बोलेंगे। धर्म और रिलीजन दोनों एकदम अलग हैं, ध्यान रखना इसे। धर्म और रिलीजन दोनों अलग हैं। रिलीजन जो होता है, रिलीजन का मतलब है रेलिगेयर और इसका मतलब होता है बांधना। अब बांधता कैसा है, धर्म, धर्म जो रिलीजन है, मैं आपको रिलीजन के लिए बता रहा हूं, तो रिलीजन का मतलब होता है रेलिगेयर, और रेलिगेयर का जो अर्थ होता है वो होता है बांधना। बांधेंगे किसमें, एक विचारधारा, एक किताब, एक विश्वास, एक थ्योरी, कुछ भी एक जिसका एक हो, मतलब एक तरीका से वो बंधे होने चाहिए। उनका एक पूजा का स्थान हो, उनकी एक किताब हो, उनकी एक आइडियोलॉजी हो, उनका एक मत हो, उनका एक पंथ हो। इस तरीका से जब हमको एक विचारधारा बांधती है उसे हम कहते हैं पंथ। समझ गए, उसे ही हम कहते हैं रिलीजन। अब आ गया। लेकिन धर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म का मतलब जब आता है तब हम उसे लेते हैं ड्यूटी से। धर्म को हम किससे लेते हैं, ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य से। धर्म को हम लेते हैं कर्तव्य से। और जो धर्म है, अगर आप उसको, धर्म को अगर आप रिलीजन के अर्थ में थोड़ा देखना चाहें तो धर्म जो होता है वो एक अम्ब्रेला है और इसके अंदर आते हैं ये सारे के सारे पंथ। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, सारे के सारे पंथ हैं, इन्हें बोलते हैं हम सेक्ट। ठीक है, ये क्या है, सारे पंथ हैं। अब पंथ यहां पर इसका मतलब क्या है, आप जैसे देखते होंगे एक वैष्णव संप्रदाय है, एक शैव संप्रदाय है, समझ रहे हैं ना, एक शक्ति संप्रदाय है, ये संप्रदाय होते हैं, एक नाथ संप्रदाय है। ये सारे के सारे जो संप्रदाय होते हैं ये सब के सब क्या है, पंथ हैं। समझ गए आप। और लेकिन ये एक बड़ा जो कंसेप्ट है, जो बड़ा जो कंसेप्ट है वो क्या है, धर्म है। और धर्म, अगर हम इंडिया की, हम भारत की बात करते हैं, इंडिया नहीं बोलेंगे, अब भारत बोलेंगे, ठीक है। हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर धर्म की जब हम बात करते हैं तो वो होता है क्या, सनातन। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, सनातन की। और सनातन क्या है, धर्म है। हिंदू क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे, हिंदू यानी कि हिंदू क्या है, ये आजकल बड़ा डिबेट है इन चीजों पे। ठीक है, आप टीवी के ऊपर चाहे आप खोले उसे, कोई भी चैनल आप चला लें, आपको सनातन, आपको धर्म, आपको सेक्युलर, आपको पंथ निरपेक्ष, ये सारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी, है ना। हाँ, लेकिन आपको मैं आज समझा देता हूँ है क्या ये सारा। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं सनातन, तो सनातन क्या है, भारत का धर्म है। सनातन क्या है, भारत का धर्म है। धर्म क्या है, ड्यूटी है। जैसे आग है, आग का धर्म क्या है, जलाना है। पानी, पानी का धर्म क्या है, गीला करना है। हवा का धर्म क्या है, चलना है ना, शीतलता पहुंचाना। ये सब क्या है, उनके धर्म है। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है ना, तो ये उसका क्या है, धर्म है, ड्यूटी है। इसी तरीका से जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम एक अम्ब्रेला लेते हैं, एक बड़ी एक टोकरी लेते हैं, तो उसके अंदर आते हैं बहुत छोटे 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 से क्या, ये पंथ। और ये जो सारे पंथ हैं ये किसका भाग है, एक धर्म का। और जब हम धर्म की बात करते हैं, जो भी भारत भूमि पर रहते हैं, जो भी क्या रहते हैं,
भारत भूमि पर रहते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं? सनातनी हैं। वो सभी क्या हैं? सनातनी हैं। सनातन क्या है? धर्म है। सनातन क्या है? भारतीयों का धर्म है, ठीक है। सनातन क्या है? भारतीयों का धर्म है। और जो हिंदू है, ये क्या है? हिंदू। हिंदू क्या है? वे ऑफ लाइफ है, यानी कि कल्चर। आप इसे कह सकते हैं क्या? संस्कृति। क्या कह सकते हैं इसे? संस्कृति। सिविलाइजेशन कह सकते हैं आप इसे। हिंदू, हिंदू क्या है? एक सिविलाइजेशन है, हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। आप समझो इसे। हिंदू क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है। और उस चक्कर में मत पड़ना कि जो इंडस के इधर रहते हैं वो हिंदू हो गए। हिंदू या वो हिंदू कहना नहीं जानते थे इसलिए सिंधु के इधर रहने वालों को हिंदू कहने लगे, ये सब फेक बातें हैं, एकदम फर्जी हैं। इन चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि जो इंडिया कहना नहीं जानते थे, जो इंडिया नहीं बोलते थे, फिर वो इंडोनेशिया कैसे बोलते थे? वो रेड इंडियंस कैसे बोलते थे? अगर उन्हें यही, आप ये देखो ना, वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, फिर कहते हैं कि भारत की खोज हुई, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। जबकि भारत तो लाखों लाखों वर्ष से है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू बोलना नहीं जानते थे, सिंधु नहीं बोलते थे, इसलिए हिंदू बोलने लगे। समझो, इंडस इंडस बोलने लगे, इंडियन नहीं बोलते थे। फिर वो रेड इंडियंस कैसे बोलते थे? वो फिर इंडोनेशिया कैसे बोलते थे? तो ये सब फर्जी बातें हैं। मैंने जैसे कि आपको पूरा हिस्ट्री आप जाकर के देखा, मैंने हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। हिस्ट्री में मैंने बताया कि भारत की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा फेक हिस्ट्री है। हमारा जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो इतिहास ही है ही नहीं। आप उसे क्या कह सकते हैं? उपन्यास कह सकते हैं, आप उसे कहानी कह सकते हैं, आप उसे नाटक कह सकते हैं, आप उसे जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं कह सकते। क्योंकि इतिहास जिन शर्तों पर लिखा जाना चाहिए वो उन शर्तों पर लिखा ही नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का इतिहास नहीं है, हमारा भी इतिहास है ही नहीं। और जो इतिहास था उसको पूरी तरीका से दुबका दिया गया। पूरी तरीका से इतिहास को, जो अंग्रेज यहाँ पे रहे, जो भारी आक्रांता यहाँ पे आए थे और उसके बाद जो अंग्रेज रहे, उन्होंने आपकी संस्कृति से आपको तोड़ दिया। अगर आप हम बात करते हैं संस्कृति, हिंदू क्या है? हिंदू एक संस्कृति है। याद रखना, कोई भी जो यहाँ रहता है, जो इंडिया में रहता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है, पढ़ा भी होगा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब इंडस का एक संस्कृति है, इंडस एक सिविलाइजेशन है। आप समझ रहे हैं ना? संस्कृति और सभ्यता में आगे इसमें कल्चर में पढ़ाऊंगा आपको, दोनों में एक बारीक सा अंतर होता है और वो एरिया वाइज होता है, ठीक है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि एक संस्कृति जो है, यानी एक जो कल्चर है, ठीक है ना, एक सभ्यता कैसे बन जाता है, एक संस्कृति एक सभ्यता कैसे बन जाती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो एरिया होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उनके कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, मैं उसमें बताऊंगा आपको। लेकिन आज से याद रखना, जब हम धर्म बोलते हैं तो सनातन क्या है? भारत का धर्म है। जो भी भारत में रहता है, भारत भूमि पर रहता है, उसका धर्म क्या है? सनातन है। जो भी व्यक्ति यहां पर रहता है उसका जो संस्कृति क्या है? हिंदू उसकी संस्कृति है। अगर हम पंथ कहते हैं तो पंथ का मतलब क्या है? यहां पर जितने भी समुदाय रहते हैं वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को मानते होंगे, वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को मानते होंगे ना। वो जो मानते हैं वही क्या है? पंथ है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जैसे कि शक्ति पंथ अलग है, ठीक है, शेप संप्रदाय अलग है। ये जितने भी संप्रदाय होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्ट, और ये होते हैं पंथ। आप समझ गए? अगर हम जब सेक्युलर की बात कहते हैं तो ये जो कंसेप्ट आया है ये वेस्ट से आया है, ये आया है वेस्ट से। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं, जब हम पश्चिम की बात करते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि किस प्रकार से धर्म और जो राजनीति है वो मिल करके एक तीसरे वर्ग को लूट रहे थे। आप इसे जानते हैं, तीसरे वर्ग को लूट रहे थे और पूरा जो कार्य वहां से निकालते थे। तीन वर्ग थे, एक राजा थे और एक क्या थे? जो भी जो रिलीजियस लोग थे, उनके पादरी वगैरह, वो आपस में क्या कर रहे थे? साठ गांठ कर करके जो नीचे की जो जनता थी उसको लूट रहे थे और आपस में उस धन को बांट रहे थे। इस तरीका की स्थिति थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इनके जो बीच का ये जो अनुबंध है, ठीक है, जिस तरीका का जो पुनर्जागरण आप जानते होंगे, मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको कि पुनर्जागरण जब पश्चिम में आता है तो उसके बाद में ये जो बीच का अनुबंध है ये टूट जाता है। लोग जाग जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अनुबंध लेकर के जाइए और जब स्वर्ग में आप जाएंगे तो यहाँ जो कार्य आप कर रहे हैं अपने नरक में जाने के कार्य करें, गलत कार्य करें। लेकिन जब आप चर्च से एक पत्र खरीद लेते हैं तो आप चले जाते हैं कि हाँ स्वर्ग में। इस तरीका की जो बकवास थी उसको बंद करके लोगों को पुनर्जागरण किया गया। पुनर्जागरण का मतलब है जो सोए हुआ जो वेस्ट वर्ल्ड था उसको दोबारा से जगाया गया धर्म के प्रति। और इसमें देखेंगे कि इनके बीच के जो अनुबंध है उसको तोड़ दिया जाता है। ये अवधारणा वहां से आती है और इसके ऊपर यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो वेस्ट की पंथ निरपेक्षता से किस मायनों में भिन्न है। तो भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो क्या है? ये है वो पंथ, ठीक है। हम धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करते क्योंकि भारत में जो धर्म है वो ड्यूटी है और ड्यूटी से आप विमुख होकर के रह नहीं सकते। तो ये बात आप समझ गए हैं, ये बात आप समझ गए हैं कि धर्म क्या है, ठीक है, हिंदू क्या है और हमारे यहाँ जो ये माना क्या गया, धर्म को क्या माना गया। हमारे यहाँ जो सेक्युलर है उसका मतलब क्या है। अब हमारे यहाँ जो सेक्युलर वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, अब आपको समझें। देखो हमारे यहाँ का जो पंथ निरपेक्ष है, जैसा कि आपको बताया, जैसे कि आपको पता है कि हमारा यहाँ का जो पंथ निरपेक्ष है वो राज्य के विषय में है। वो किसके विषय में है? राज्य के विषय में है, स्टेट। और यहां पर जो है जो पंथ निरपेक्ष है वो यहां पर किस मायने में निरपेक्ष है, यानी कि सर्वधर्म संभाव। किस उसमें है?
यहाँ का जो धर्मनिरपेक्ष है वो है सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, ठीक है। हम सभी धर्मों का, स्टेट जो होगा वो सभी धर्मों का आदर करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, समान रूप से सभी धर्मों को प्रचार प्रसार और की स्वतंत्रता देगा, ठीक है। तो ये जो सर्वधर्म संभाव की बात है ये आती है यहां से। हमारा जो पंथ निरपेक्ष है वो लाखों वर्ष से आता है, जबकि जो पश्चिम का जो पंथ निरपेक्ष है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मैकियावेली की विचारधारा से निकल के आता है। और मैकियावेली की जो विचारधारा है उसमें वो कहता है कि राज्य और जो धर्म है, यानी कि रिलीजन और स्टेट, दोनों के बीच का जो संबंध है वो विच्छेद होना चाहिए। जबकि भारत के अंदर क्या है कि दोनों का जो है सम्मिश्रण है। यहां पे आप देखेंगे, अगर हम यहां पर लेकर के चलते हैं, अगर हम पाश्चात्य की बात करते हैं और अगर हम भारत की बात करते हैं, देखो भारत में पहले पाश्चात्य में क्या है कि जो राजनीति है और जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, इनके बीच का क्या कर दिया, विच्छेद है। लेकिन भारत के अंदर आप देखोगे जो पॉलिटिक्स है, जो रिलीजन है और जो सेकुलरिज्म है, वो दोनों साथ मिलकर के यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर राज्य का और जो धर्म है, पंथ है, उनका विलगाव नहीं है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी साहब जो है वो एक क्या है, भगवा कपड़ों में रहते हैं, लेकिन स्टेट का भाग है, लेकिन स्टेट का भाग होते हुए भी वो क्या है, एक कपड़ों में रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर बोला गया है कि हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, राज्य को और धर्म को अलग करने की बात नहीं करते हैं। ये आप समझ गए। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आप जानते हैं धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। एक ये यहाँ पे हो गया। आप अब इसे समझ गए होंगे हमारे यहाँ पे धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है। अब आप कुछ स्टेट देखेंगे कि स्टेट किस किस टाइप के होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया राजनीतिक विचारधारा, अगर हम पंथ निरपेक्ष पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे हम धार्मिक विचारधारा पर आधारित कुछ स्टेट के प्रकार देखेंगे। जैसे आप देखेंगे एक होते हैं नास्तिक राज्य, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एस्थेटिक स्टेट। नास्तिक राज्य कौन होते हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं, जो एंटी रिलीजन। मैं जब भी धर्म बोल रहा हूं यहाँ पे तो उसका मतलब रिलीजन बोल रहा हूं मैं, धर्म DHRAM धर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं रिलीजन ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। जब भी मैं बोलूं तो नास्तिक राज्य कौन होते हैं, जो राज्य धर्म विरोधी होते हैं, विरोधी है। उदाहरण के लिए अगर आप यहां देखते हैं तो कौन है, चीन है, USSR जिसे आप रसिया बोलते हैं, और क्यूबा, ठीक है। दूसरे हैं धर्मतंत्र। दूसरे प्रकार के राज्य कैसे होते हैं, धर्मतंत्र। ये कैसे होते हैं धर्मतंत्र, बोलिए, जो एक विशेष धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, ठीक है, बर्मा, ठीक है, श्रीलंका हो सकते हैं ऐसे। तो आप लिखना इसमें राज्य धर्म घोषित करते। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पाकिस्तान, ठीक है, बर्मा, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा, एक होते हैं पंथ निरपेक्ष, जैसे हम बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। ये कौन से स्टेट होते हैं, जैसे राज्य जो राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहते हैं, जैसे USA और भारत। जो राज्य का धर्म है, राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत और USA, ठीक है, भारत और USA। आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम आगे हम देखेंगे कि यहां पर जो पंथ निरपेक्षता है उसके विषय में कुछ आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, कुछ पॉइंट लिख लेंगे आप पंथ निरपेक्ष के विषय में। तो कुछ पॉइंट आ जाते हैं पेपर के अंदर पंथ निरपेक्षता के विषय में, आप उन्हें लिख लें। मैं आपको बोल रहा हूं, पहला पॉइंट आप लिखेंगे पंथ एक जैसी मान्यता। पंथ का मतलब क्या है, आप लिखेंगे पंथ एक ऐसी मान्यता, एक जैसी मान्यता, मूल्यों को मानने वालों का एक समूह है। पंथ क्या है, पंथ ऐसे लिखना, पंथ है, लिखेंगे पंथ क्या होता है, एक जैसी मान्यता,
मूल्यों को मानने वाला समूह भी लिख सकते हैं। समझ गए? पंथ का मतलब होता है जो एक जैसी विचारधारा, एक जैसी मान्यता, एक जैसे मूल्यों को मानते हैं, वो होते हैं पंथ। पंथ निरपेक्षता लिखना। लिखेंगे सर्वधर्म संभाव की नीति। सर्वधर्म संभाव सर्वधर्म संभाव की नीति। लिखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता राज्य की गतिविधियों में धार्मिक गतिविधियों को सम्मिलित नहीं करती। पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता राज्य की गतिविधियों में धार्मिक गतिविधियों को सम्मिलित नहीं करती। चौथा लिखेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता तथा धार्मिक गतिविधियां एक साथ चलती हैं। लिखना भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य तथा धार्मिक गतिविधियां एक साथ चलती हैं। और लिखेंगे पांचवा पॉइंट भारतीय पंथ निरपेक्षता कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, 25 से 28। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं इसे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा कि आजकल भारत के अंदर एक नया क्रेज है। जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं अब उनके पास में कोई मुद्दा है नहीं कि एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए जो देश को आगे बढ़ाए, या जो अभी जो दल है जो सत्ता में है या उसकी विचारधारा या वो कहां पे गलती कर रहे हैं वहां से कुछ लेकर के अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उसे आगे बढ़ाएं, एक पॉजिटिव माइंड सेट से राजनीति करें, वो तो बचा नहीं है। अब भारत की जो वास्तव में आज के जो राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उनके पास में देश को आगे ले जाने का मुद्दा नहीं है। वो कभी सनातन को गाली देंगे, कभी किसी और को गाली देंगे, कभी वो किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगेंगे। जबकि और क्या है, एक फैशन बना लिया है कि जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। आखिर लोकतंत्र क्या है आप इसे देखेंगे। आखिर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है। आप हम ऐसे कौन से शर्त लगा करके देखें कि जहां हमें पता चले कि लोकतंत्र है। ऐसी कौन सी शर्तें हैं जहां हम ये मान करके देखें कि भाई अगर ये सारी बातें इसमें हैं तो वो लोकतंत्र है। और जैसा कि आप जानते हैं भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि भारत में चुनाव होते हैं और जब सत्ता दल परिवर्तन होता है तो जो राजनीतिक शक्ति है उसका जो हस्तांतरण है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है। जबकि अमेरिका में आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो व्हाइट हाउस में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चुनाव हार चुके हैं। आप जानते हैं इसको। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है। भारत में एक जीवंत लोकतंत्र जो है इस देश के डीएनए में है। अब मैं ये आपको बताऊं कि अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। आपको ये ऐसा नहीं कि किसी संविधान को उठा करके पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को देखें, उनके जीवन को देख लें तो आपको लोकतंत्र दिखाई पड़ जाए। लोकतंत्र परिवारों में देखें आप, बड़ों की इज्जत, परिवार में सबको बोलने का हक, निर्णय लें तो परिवार में सबसे पूछते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो डेमोक्रेसी के होते हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा नहीं है? आप देखते होंगे कि अपने परिवार में भी जब कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो सबसे बैठ करके पूछा जाता है और जब सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये सब हमारा विचार इस पर ये है तब डिसीजन लिया जाता है। तो जो लोकतंत्र है वो भारत के डीएनए में। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो आप देखेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी अगर आप लिखते हैं, डेमोक्रेसी को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब आता है डेमो प्लस क्रेशिया। क्रेशिया, डेमोस का मतलब होता है लोग, लोग और क्रेशिया मतलब होता है तंत्र। ठीक है, तो इसका मतलब है लोगों का तंत्र, जनता का शासन। तो लोकतंत्र का अगर हम सामान्य मतलब देखते हैं, लोकतंत्र मतलब क्या हो जाएगा? जनता का शासन। अब आप कहेंगे कि जनता का शासन कैसे है? यानी कि जनता का शासन डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप जाने जनता का शासन का मतलब क्या है। जनता का शासन इसका मतलब ये है कि जनता वोट करती है, अपना मत देती है,
जब जनता अपना मत दे देती है तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के विश पर ही क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। वो जनता की जो विश होती है, जनता की जो इच्छा होती है, उसके आधार पर क्या लेते हैं, निर्णय ले देते हैं। और वही जो निर्णय है वो आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो दुनिया जो जनता जो होती है उस पर जाकर के वो 2-3 तरीका होते हैं, जैसे कि प्लेबिसिट होता है, रेफरेंडम होता है, ठीक है, और राइट टू रिकॉल होता है। तो ये जो 3 तरीके हैं इनके द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो लोग लगाते हैं। लोगों की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इसी तरीका से होती है, प्लेबिसिट करेंगे, रेफरेंडम करेंगे या फिर राइट टू रिकॉल होगा। अगर ये सब है तो इसका मतलब है वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की आप जानते होंगे कि आप जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर अब्राहम लिंकन साहब का कोट आता है। अब्राहम लिंकन साहब एक कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। समझ गए, लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। अगर ऐसा है तो वो क्या है, डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो देखेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का हम अर्थ दो अर्थों में देखेंगे। एक हम देखेंगे सीमित अर्थ में, सीमित अर्थ में, और दूसरा हम देखेंगे व्यापक अर्थ में। ठीक है, सीमित अर्थ में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और व्यापक अर्थ में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। आप यहां पे देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन हम जाने कैसे कि डेमोक्रेसी है। लिखें आप इसे, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलते रहे फ्रेंड्स। एक बार मेरे साथ आपने पॉलिटी कर लिया तो फिर आपको पॉलिटी दोबारा कहीं से भी ना तो पेड, ना तो फ्री, ना किसी और तरीका से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं सीमित अर्थ में विधि का शासन, दूसरा बहुमत का शासन, तीसरा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, और एक पॉइंट ऑफ यहां पे और देख लेंगे, सिविल सेवा। क्या आप ये देखते हैं भारत के अंदर फ्रेंड्स, क्या भारत के अंदर आप ये देखते हैं कि विधि का शासन है, लॉ यानी कानून से बड़ा कोई नहीं है, आप देखते होंगे। बहुमत का शासन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है वो शासन करती है, ये बात सही है या नहीं है, है। तीसरा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, क्या भारत के अंदर मल्टी पार्टी है, आप जानते होंगे 3000 से ज्यादा पार्टी तो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। और जो अभी तो आप देखते होंगे जो इंडिया अलायंस जो बना है वो 38 पार्टी तो उसी के अंदर है, 38 पार्टी तो उसी के अंदर है। और आप देखेंगे कि भारत के अंदर क्या है, सिविल सर्विसेज भी हैं। अगर ये सारे हैं तो इसका मतलब है सीमित अर्थों में यहाँ पे क्या है, लिमिटेड डेमोक्रेसी, तो बात समझ में आती है। अब आप देखेंगे व्यापक अर्थों में क्या है, व्यापक अर्थों में पहला, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि व्यापक अर्थों में डेमोक्रेसी क्या है। व्यापक हमने लिमिटेड अर्थ में देख लिया, सीमित अर्थों में विधि का शासन, बहुमत शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और सिविल सेवा। अगर ये है किसी देश में तो कहेंगे कि ठीक है सीमित अर्थों में तो वहां डेमोक्रेसी है। अब देखेंगे कि व्यापक अर्थ में क्या, तत्वात्मक, तत्वात्मक का मतलब क्या है, सामाजिक, तत्वात्मक का मतलब क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, अब हम अगर उसको थोड़ा एक एलिमेंट बेस पे जाकर के आप देखते हैं, थोड़ा विशेष हम जाकर के फोकस करके देखते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक अर्थों में लोकतंत्र है यहाँ पर। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र है, और हमारे संविधान में आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की गई है। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र यहाँ पे है, सामाजिक लोकतंत्र है, तो सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी की जो वोट का वैल्यू है वो एक ही है, तो सामाजिक लोकतंत्र भी है। और आर्थिक लोकतंत्र, अब क्या हम जो लोग हैं उनमें अर्थ की समानता की बात करते हैं, बात करते हैं, तो इसका मतलब है आर्थिक लोकतंत्र की भी बात यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं वो दिखता है। आगे देखेंगे राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली ही नहीं बल्कि हमारी जो वैल्यूज हैं उनके अंदर लोकतंत्र है। आप देखते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाँ भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो आसानी से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो तख्ता पलट रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक प्रणाली में भी लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जैसे पार्टी का जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, इस तरीके से होते हैं ना, तो उसके अंदर डेमोक्रेसी है, आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें भी डेमोक्रेसी, देखो इफर बट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनकी जो राजनीतिक है वो पारिवारिक बन गई है,
जानते हैं ना आप इसको, कि जो राजनीतिक दल है वो पारिवारिक बन गए, यानी कि उनके बेटे फिर उनके बेटे फिर उनके बेटे इस तरीका से आ रहे हैं, यानी कि उनके बेटे उसके अध्यक्ष बन गए हैं, वो पार्टी। जबकि जो एक बात याद रखना, पार्टी जो होती है वो क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? देखो एक ये बात भी याद रखना, जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं, ये क्या होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ये। समझ गए ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेलवे होती है ना, रेलवे क्या है, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से जितने राजनीतिक दल होते हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो, जो रजिस्टर्ड हैं, वो सारे के सारे पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें एक परिवार की पार्टी नहीं बना लेना है कि उसी परिवार के लोग उसमें बार बार उनके अध्यक्ष बनने हैं, वो उसके मालिक हैं, या उन्हीं के नाम से वो पॉलिटिकल पार्टी जानी जाती है। अगर ये हो रहा है तो फिर दिक्कत है। समझ गए, आगे देखते हैं, व्यापक अर्थों में ही हम देख रहे हैं। लोकतंत्रात्मक मूल्य, तीसरा पॉइंट देखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय आदि की बात यहां पर होती है कि प्राप्ति के प्रयास होते हैं। फिर व्यक्ति की गरिमा है, आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, आप किसी की जाति का व्याख्यान नहीं कर सकते, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। स्वतंत्रता की बात आपको पता है, और न्याय, जस्टिस की बात आती है यहाँ पर, सोशल जस्टिस की बात आती है यहाँ पर। इनको प्राप्त कराने के लिए भारत का जो संविधान है वो प्रयासरत भी है, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसके लिए प्रयासरत है। अब कितना है कितना नहीं है इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मूल्य आते हैं। आगे देखेंगे आप, चुनाव अनिवार्य पर पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। आप समझ रहे हैं इसे, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, और या फिर हम जो पॉलिटिकल पार्टी है हम उसको अभी बहुत छोटे संदर्भ में ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपको एक पार्टी लगाइए। अगर किसी पार्टी की देश में सरकार है, अगर वो सरकार क्या करती है, देश के लोग चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, देश के लोग चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी ही सत्ता में आए, लेकिन वहां की जो आर्मी स्टेब्लिशमेंट है या फिर जो स्टेट है वो ये नहीं चाहती कि वहां पर जो इमरान खान की जो पार्टी है वो सत्ता में आए। अगर इसी तरीका की कोई भी राजनीतिक दल किसी देश में करता है तो कहते हैं कि चुनाव तो हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है, लेकिन चुनाव के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता, कि वो आदमी हट ही नहीं रहा है, उस जिसको लोग चाह रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि चुनाव होने अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। पर्याप्त मतलब है कि प्रोसेस जो है वो ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। अगर है तब आप कहेंगे कि व्यापक अर्थों में डेमोक्रेसी है। आगे देखते हैं, पांचवा, विषमताओं की समाप्ति ही लोकतंत्र। समझ रहे हैं आप, यानी कि जो हमारे विचारों में जो असमानता है, विचारों की जो विषमता है, उसको अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ही हम लोकतंत्र। क्या हमारे यहाँ पे ये आपको होता हुआ दिखता है, जो विचारों की विषमता है, जो दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक लेफ्ट विंग है एक राइट विंग है, दूसरी और ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट है एक एक्सट्रीम राइट है, क्या उनके बीच में आपको समानता होती दिख रही है? कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर के निर्णय तो ले रहे हैं। ठीक है, कानून बन रहे हैं, कानून सब कुछ चल रहा है ना। अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम व्यापक अर्थों में कहते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है। समझ गए आप? लेकिन अब जब देखते हैं कि जैसे चाइना जैसे देश है वो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी, जो साम्यवादी देश होते हैं उनके यहाँ की जो डेमोक्रेसी होती है हम उसे बोलते हैं जनतंत्र, जनतंत्र जनवादी लोकतंत्र, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी। ठीक है, जनवादी, जनवादी लोकतंत्र, इसे हम बोलते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी। समझ गए आप? यानी कि जो साम्यवादी देश होते हैं, जो डिक्टेटरशिप होती है, वो भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे भी लोकतंत्र है, लेकिन उनके यहाँ का जो लोकतंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी, या फिर गाइडेड गाइडेड डेमोक्रेसी, यानी कि निर्देशित लोकतंत्र। समझ गए? तो आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है साम्यवादी सरकारें, साम्यवादी देशों की लोकतंत्र। साम्यवादी जो देश होते हैं उनका जो लोकतंत्र है, जैसे उदाहरण के लिए कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, लाओस, क्यूबा, कंबोडिया, ठीक है, चाइना भी कहता है चाइना। तो वहां पे भी जो डेमोक्रेसी होती है उसे बोलते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी, या फिर गाइडेड डेमोक्रेसी, या जनतंत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इस तरह की डेमोक्रेसी के क्या लक्षण होते हैं। एक दल की प्रभुसत्ता, एक दल का प्रभुत्व। नेक्स्ट, एक ही विचारधारा, एक ही विचारधारा,
एक ही विचारधारा होती है और चुनाव में प्रत्याशी एक ही। समझ गए आप? आप जानते हैं कि चाइना के अंदर एक पार्टी है, एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे वोट डालने का राइट है, वहां पे वोट डालने का राइट है। लेकिन अब मानो ये कोई एक्स नाम की पार्टी है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई गांव है, यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, अब यहाँ पर 10 लोग हैं, आपको क्या करना है, जाकर के वोट डालना है, जाकर के क्या करना है, वोट डालना है। और ये जो वोट है, सेकंड, जाकर के आपको वोट डालना है, लेकिन ये जो वोट डलेगा वो आपको एक ही दल को डालना है। अगर आप नहीं डालते तो आपको जाकर के बताना है कि आपने वोट क्यों नहीं डाला, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप एक सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे 5वां पॉइंट आप ले सकते हैं, मतदान आवश्यक। जैसा मैंने आपको बताया कि हम वोट डालना आवश्यक है, ठीक है। 6वां पॉइंट लिखेंगे आप, 6 पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक आर्थिक सुविधा देकर स्वतंत्रता लिखना। सामाजिक आर्थिक सुविधा देकर स्वतंत्रता एवं अधिकार को छीन लिया गया है, ठीक है। प्रतिनिधित्व के स्थान पर विमर्श को स्थान, प्रतिनिधित्व के स्थान पर विमर्श को स्थान, नेता विभिन्न अवयवों से परामर्श करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने डेमोक्रेसी को हमने देख लिया है, ठीक है। तो आगे हम इसे कैरी करेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, और उसको हम भारत में वो क्यों नहीं है, और बहुत सारा हम डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर शेयर करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना है। इस चैनल को जल्दी से जल्दी, पहले सबसे पहले आपको 1K तक पहुंचाना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके इसे 1K तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के लिए नया नया कंटेंट लेकर के आऊंगा, जबरदस्त कंटेंट लेकर के आऊंगा। जीएस के लिए कहीं पर भी आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने इस लेक्चर को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।